पहले हम जितना आयात करते थे अब आयात ज्यादा हो गया है और जितना हम पहले निर्यात करते थे उस निर्यात का औसतन कम हो गया है। आप राज्य से तेल नहीं खरीदेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा सोनिया जी से फोन करके, सोनिया जी मैं क्या करूं जी, झुक जाइए झुक गए। हिलरी क्लिंटन आ रही थी तो मनमोहन सिंह जी ने राहुल गांधी को फोन किया, वो आ रहे हैं कह रहे हैं ईरान से फर्टिलाइजर मत लीजिए, क्या करूं, मैं कहा झुक जाओ। देख देख के और एक्सीलेंसी बार बार बोल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक्सीलेंसी कहने की क्या जरूरत है? योर एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट बाराक ओबामा। ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? योर एक्सीलेंसी योर एक्सीलेंसी। मेरा जवाब सच्चाई बता रहे हैं। हम शर्मिंदा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है। ये वो आदमी कह रहा है ना जो ब्राह्मणों की तुलना किससे करता है, जो जिस समाज से आता है गुजर समाज से उसकी तुलना किससे करता है। एक ऐसा बहुत ही आपकी कोई मीटिंग नहीं होती है, सिर्फ टूटियां चुराने में ही सारा अपना समय निकाल देते। अब तो जाहिर सी बात है टूटी चोरों को क्या कहा जाए, क्या मतलब सीएम हाउस की क्या हालत करके छोड़ के आए थे अखिलेश यादव, किस तरीके से मुझे टूटियां चुरानी थी। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मेलोडी खाइए और मस्त रहिए, पूरा विश्व मस्त है। मोदी जी का गान गाइए, मोदी मोदी कीजिए और कीर्तन में चलते रहिए। देश को क्या मिला इस पर प्रश्न आना चाहिए भाई। तस्वीर से, ताली से और तारीफ से यदि देश की विदेश नीति संवर जाती हो तो खूब ताली हम भी बजा देते हैं 3-4 बार मोदी जी के लिए। वाह मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। का मतलब व्यक्तिगत संबंध मोदी जी का इतना अच्छा है, दोस्ती भी है, फिर इस देश को इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है? अभी जो टैरिफ लगी भारत में क्यों 18% की लगी, जबकि ब्राजील जैसे देशों ने विरोध किया और वहां पे जो वहां का जो सिस्टम है उसके तहत आया। हमारा जो 16% का टैरिफ वहां प्लस था, सरप्लस था, वो क्यों गड़बड़ हुआ? पिछले 1 साल का डेटा उठाइए, आयात निर्यात का डेटा उठा लीजिए, देख लीजिए अब कैसे हमारे आयात जो है अमेरिका से बढ़ने लगे हैं और निर्यात हमारे घटने लगे हैं। जो सरप्लस सबसे ज्यादा पहला पार्टनर हम होते थे अमेरिका के साथ। अच्छा, मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ अपना जवाब देने से पहले कि क्या मैंने ये सही सुना कि अजय जी आपने ये कहा कि एक्सपोर्ट्स घट गए हैं और इंपोर्ट बढ़ गए हैं यूएसए के साथ, यही कहा ना आपने? मैं रिकन्फर्म कर रही हूँ, आपने यही कहा था ना कि डेटा है से पिछले अमेरिका एक मिनट जी अमेरिका से पिछले 1 साल के अंदर हमारा जो पहले औसतन इंपोर्ट था, एक सेकंड फिर क्लियर कर देता हूं, जो पहले हम जितना आयात करते थे अब आयात ज्यादा हो गया है और जितना हम पहले निर्यात करते थे उस निर्यात का औसतन कम हो गया है। पहले तो अज्ञानता की बिना एक सीमा होती है। जिन्हें देश की तरक्की से हमेशा तकलीफ रहती है वो आज भी झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जरा फैक्ट चेक करा करिए, भारत का कुल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़कर 863 बिलियन का ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। हवा में बातें करने बंद करिए क्योंकि झूठ बोलने से आंकड़े नहीं बदल जाते। शाबाश बेटा। तो ये झूठ बोल के प्रोपेगेंडा है, आपसे वैसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपकी तो रिसर्च और जो सोशल मीडिया की हेड है सुप्रिया श्रीनेट, वो तो खुद अपनी एआई जनरेटेड फोटोग्राफ चलाती है राहुल गांधी के साथ, तो फिर अब मैं क्या उसके बाद उनका भी कोई इसी तरीके का एआई जनरेशन होगा। हम वो नहीं है कि बार बार अमेरिका के आगे झुक जाएंगे। अमेरिका ने कहा आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा सोनिया जी से फोन करके, सोनिया जी मैं क्या करूं जी, झुक जाइए झुक गए। हिलरी क्लिंटन आ रही थी तो मनमोहन सिंह जी ने राहुल गांधी को फोन किया, वो आ रहे हैं कह रहे हैं ईरान से फर्टिलाइजर मत लीजिए, क्या करूं, मैं कहा झुक जाओ, जो आपका हुक्म आका हम झुक गए। इस तरीके से कांग्रेस की सरकारें काम करती थी। मैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, जिस पार्टी के शासन में भारत को कमजोर देश माना जाता था वो आज उस भारत पे सवाल उठा रही है जिसे दुनिया के महाशक्तियां अपना साझेदार बनाने के लिए कतार में खड़ी है। आपको थोड़ी भी शर्म आती है? प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो आई है ट्रंप साहब के साथ बात करते हुए, वो बहुत ही उनके व्यक्तित्व को हल्का प्रदर्शित करती है और उनकी अयोग्यता का सर्टिफिकेट है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना हल्का है। किस तरह हाथ में कागज लेकर, जिस तरह बच्चे परीक्षा देने बैठते हैं और बच्चे पर्ची से नकल मारते हैं, नहीं कागज लेके कागज में देख देख के, और एक्सीलेंसी बार बार बोल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक्सीलेंसी कहने की क्या जरूरत है? सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं, उनके देश का मीडिया उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है। मिस्टर प्रेसिडेंट कहना एक बराबरी का दर्जा होता है, एक्सीलेंसी कहना ऐसा होता है जैसे हमारे मालिक हैं। ये एक्सीलेंसी कोर्ट में कहा जाता था पहले, उसे भी रोक दिया गया भारत में तो कि ये शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है, तो सामंतवाद का प्रतीक है, साम्राज्यवाद का प्रतीक है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। India and Russia was signed during Your Excellency's first visit to India that a very warm welcome awaits Your Excellency. Your Excellency President Barack Obama. ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? Your Excellency your Excellency.
Your Excellency, के और एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी बार बार बोल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक्सीलेंसी कहने की क्या जरूरत है? तो माननीय मोदी जी हैं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी अयोग्यता समय समय पर जाहिर होती रहती है। उनका अपनी कोई बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है, वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि मैं तो खाली 9वीं 10वीं तक पढ़ा था, कोई ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, मैं तो घर छोड़कर निकल गया था। और वो आपको बहुत आनंद आ रहा है नहीं भाटी जी? इंटर पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट आपको बहुत आनंद आ रहा है ना भाटी जी? जी डिग्री विवाद सुलझ गया था, फिर भी आपको बहुत आनंद आ रहा है? नहीं, हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही। नहीं सर, आपको आनंद आ रहा है भाटी जी? हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही है। लग रहा है कि परम आनंद की हमारे अनुभूति हो देश रही के है आपको। प्रधानमंत्री इतने अयोग्य हैं। नहीं, एक यहाँ पर रवायत है। आपसे आनंद कहना चाहें आप इतने नहीं, वो लग रहा है ये एक रवायत बन रही है कि आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने को कह दिया जाए, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। अरे राकेश पांडे जी, आप लोकतंत्र को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी पत्रकारिता अधूरी है। नहीं सर, तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है भाटी जी, आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। जहां नेता मौका आपकी देगा, नेतागिरी भी अधूरी है। सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं बता रहा हूं सर, अगर भाटी जी आपको मेरी पत्रकारिता अधूरी लगी तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। अब मेरा तो जवाब पहले नेतागिरी पूरा करिए, उसके बाद पत्रकारिता पर सवाल उठाइए। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है जो आप बार बार ये सवाल उठाते हो अपने शो में कि मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो, मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो। हम विरोध करेंगे, हम विपक्ष हैं। मैंने कब कहा कि विरोध मौका ही क्यों देते हैं? नहीं भाटी जी, मैंने कब कहा कि मोदी जी का विरोध मत करिए? मैंने कब कहा कि विरोध मत करिए? मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कह रहे थे कि आपको आनंद आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं मजाक उड़ाने में आनंद आ रहा है। आपको आनंद आता है? मैं कह रहा हूं मजाक उड़ाने में आपको आनंद आता है। नो, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। हम सच्चाई बता रहे हैं। हम शर्मिंदा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है। हम इस बात पर शर्मिंदा, हम खुश नहीं है। हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें दुख हो रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है कि वो कागज हाथ में लेके बैठता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हाँ, एकदम। हमारे प्रधानमंत्री में दम होना चाहिए। ठीक है सर, वो दम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री में दम है कि नहीं है, वो इस देश के नागरिक तय करते हैं। और जब चुनाव आता है तो तय कर देते हैं। तो 2014 से सर तय कर रहे हैं। मैंने कब कहा कि आप नहीं है इस देश के नागरिक भाटी जी? लेकिन अभी सियासी तौर पर दम नहीं है कि देश की जनता आपको मैंडेट दे कि आप सत्ता में जाएं। मैंडेट लेकर आइएगा, फिर बताइएगा। सियासी तौर पर दम की बात, आपकी नागरिकता पर किसी ने सवाल नहीं उठा दिया। हम यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। हाँ तो ठीक है सर, सत्ता में ना यूपी में ना है ना केंद्र में है। तीसरे नंबर की पार्टी है। तो सत्ता में ना यूपी में है ना केंद्र में है। तीसरे नंबर की पार्टी है। आप लोकसभा में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी नो डाउट है, लेकिन सत्ता में ना उत्तर प्रदेश में है और ना देश की राजधानी दिल्ली में है। तो छोड़ दीजिए सर, आप इसी में खुश होते रहिए। यहाँ पे बैठे एक आदमी से मैं सुन रही थी कि वो कह रहे थे मेरे देश के प्रधानमंत्री अयोग्य है। ये वो आदमी कह रहा है ना जो ब्राह्मणों की तुलना किससे करता है, जो जिस समाज से आता है, गुर्जर समाज से, उसकी तुलना किससे करता है। एक ऐसा बहुत ही नहीं है तो आप उठ जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोली जब आप मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए अटपटांग बोल रहे थे। राकेश जी कंट्रोल करिए, फिर मैं सबके बीच में बोलूंगी। मैदान छोड़ के भाग रही हो, अखाड़ा छोड़ के भाग रही हो। राकेश जी, इनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई हो तो मैं बोल दूं, आप इनको म्यूट करेंगे कि ये ठीक है भाटी जी, मेरे पास जवाब नहीं है। हाथ जोड़ कर उठ जाओ सो से। नहीं, ये आप कैसे तय करेंगे कि हाथ जोड़कर उठ जाए? आप ही की बात को तो कोट किया ना। आप कह दीजिए कि टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक को क्यों बीच में लेकर आना, वो बात लेकर लगा है। टॉपिक कहा तो आप ही का सेंटेंस था ना भाई। 10 मामले उठा सकता हूँ। लो, ये तो मुद्दे लगा था। दल बदलू हमें उपदेश दे रही है जो कल तक। तो भाई आपकी पार्टी में भी दल बदलू है भाटी जी, रुक जाइए। राधिका खेड़ा, अरे तो उपदेश बनाते हैं। देखिए, ये महिलाओं को किस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपने देख लिया। ब्राह्मण समाज, क्योंकि मैं ब्राह्मण लड़की हूं तो मेरे से इनको नक्सलीफ होनी है। राकेश जी, ब्राह्मणों के लिए ये क्या सोच रखते हैं, प्लीज इनको कंट्रोल करिए। इस तरीके से नहीं अच्छा लगता है, प्लीज इनको आप म्यूट करिए। अगर इनको डायरी ऑफ द माउथ है तो आपके बीच में कोई नहीं आया ना, आपके बीच में कोई नहीं आया ना, तो आप भी दूसरों के बीच में मत आइए। इनसे कहो विषय में बोलो। सर रुक जाइए, अरे टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। सर रुक जाइए, आप भी कई बार विषय से इधर उधर होते हैं। पर्सनल मुझ पर बोलोगी, मेरे ऊपर भाषण दोगी। तो अभी आप भी पर्सनल हो रहे थे, रुक जाइए। पर्सनल किसी को नहीं होना है। राधिका खेड़ा, टॉपिक पर आइए। चलो, टॉपिक ही है ये। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को अयोग्य बोलेंगे तो आपकी योग्यता एज अ स्पोक्स पर्सन और समाजवादी पार्टी पे मैं सवाल नहीं उठा सकती। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री पे, जिनको तीसरी बार चुना गया है, उन पे सवाल उठाएंगे तो मैं सवाल नहीं उठा सकती। मैं फिर बोलूंगी, राजकुमार भाटी को ब्राह्मणों से तकलीफ है, महिलाओं से तकलीफ है, अभद्र टिप्पणी करते हैं और मैं एक ब्राह्मण लड़की हूं, इसलिए यहाँ पे बैठ के लगातार मेरे पे टिप्पणी करे जा रहे हैं। तौबा तौबा तौबा। जाति का रोना लेके मैं किसी के बीच में नहीं बोली, फिर मैं किसी के बीच, सबके बीच में बोलती रहूंगी। अपनी जाति ये तरीका नहीं अच्छा लगता है। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि सिर्फ राधिका खेड़ा की आवाज होने यार, मुझे कहना पड़ेगा, नहीं अच्छा लगता, रुक जाइए।
और मुझे इतनी हंसी आ रही है। वो एक कहावत है ना कि थोथा चना बाजे घना, वही हालात हो रहे हैं इन लोगों के। इनके पास है कुछ नहीं और इनको इस बात से तकलीफ हो रही है। देखिए ना राकेश जी, अगर भारत का डंका विश्व के पटल पे बज रहा है तो इससे तकलीफ क्या हो रही है? G7 पहले जब होते थे तो भारत को न्योता भी नहीं मिलता था। कोई मीटिंग होती थी, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पीछे, मैं तो ज्यादा दूर जाऊंगी नहीं जी, हम बस लास्ट सरकार के साथ कंपेयर करेंगे जिसका रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी और सोनिया जी के हाथ में था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीछे की कतार में खड़ा कर दिया जाता था। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री जब G7 की मीटिंग थी तो उनको न्योता भी दिया गया और वो बीचों बीच सबसे आगे की कतार लाइन में खड़े हुए थे, जहां पे सारे मेन कंट्रीज खड़ी हुई थी। क्या ये मेरे देश के लिए गर्व की बात नहीं है? ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। अब आप इसमें मीन में निकालना चाहेंगे, बोलते जाइए, क्या नतीजा हो रहा है? 11 साल 12 साल हो गए हैं, आप लगातार विपक्ष में आप चिल्ला के कह दीजिए कि हमारी सबसे ज्यादा ये सीटें हैं, वो सीटें, पर एक्चुअल रिजल्ट क्या है? एक्चुअल रिजल्ट ये है कि ना आप उत्तर प्रदेश में है, ना आप सेंटर में है और ना आने वाले हैं। पूरा के पूरा इंडी ठगबंधन एक हो गया जो आज बिफर रहा है। जब पूरे के पूरे एक हो गए थे तो टोटल सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं ला पाए। और जब देखिए ना, बेसिक चीज होती है, जब तीसरी बार चुनाव में आप कंपेयर करिए यूपीए के साथ, यूपीए कितनी सीटों पे आ गई थी राकेश जी तीसरे चरण जब उनका चुनाव हुआ था? महज 40 कुछ सीटों पे। और आज भी अगर हम सरकार में है, ये शो करता है कि देश की जनता किसमें विश्वास नहीं, वो कागज लेकर बोलने पर सवाल उठ रहा है राधिका खेड़ा जी जी कि प्रधानमंत्री के हाथ में कागज क्यों था? क्यों होना गलत बात है? आप यहाँ पे शो करते हैं, आपके हाथ में आईपैड होता है, भाटी साहब के हाथ में इतनी बार कागज पेन होता है, क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई मुद्दे हैं जिनको वो डिस्कस करना चाहते हैं ताकि कोई भी मुद्दा ना छूटे, उस पर पॉइंट्स अगर लिखे हुए हैं कि ये मुद्दों को कवर करना है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जब हम मीटिंग में जाते हैं, पता नहीं ये लोग कैसे, देखिए इसीलिए प्रॉब्लम है जब इन लोगों के यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, पर चाहे कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे हो, कोई भी मीटिंग होती है, एक पेन पेपर बेसिक बुक्स लिखने के लिए कोई सबके पास चीजें होती है। दैट्स हाउ अ प्रोटोकॉल इज। अगर इन लोगों की कोई मीटिंग नहीं होती है, सिर्फ टूटियां चुराने में ही सारा अपना समय निकाल देते, अब तो जाहिर सी बात है टूटी चोरों को क्या कागज क्या कलम। राधिका जी प्लीज नहीं जाना उधर। बाकी जी मैंने नहीं कहा, हम नहीं जाना उधर, नहीं जाना उधर। क्यों ऐसी बातें करना? फिर बाकी जी को भी बुरा लगेगा, उनके नेता के लिए आप बोलेंगे तो। इंडिया की राकेश जी, आपके ही चैनल के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि किस तरीके से सीएम हाउस की क्या हालत करके छोड़ के आए थे अखिलेश यादव, किस तरीके से मुझे उसका डिबेट नहीं करना। चुरानी थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।